नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे सपेरा, जो कि नागराज की कॉमिक्स है। और इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। सपेरा, चकरा गया नागराज, पर चकित मत हो। मैं भी तुझे यहाँ पर देखकर उतना ही चकित हूँ जितना कि तुम मुझे यहाँ देखकर। पर ये लड़की कौन है? यही है, ये मुझे मारने आया है। मैंने इसी इसी से बचने के लिए सिक्योरिटी लगा रखी थी। मुझे बचा लो। इसी ने मारा होगा रवि मेनन को। यही वो संगीतकार होगा, उसका दोस्त। वो क्या नाम, हाँ, चंद्रशीष अब सपेरा बन गया है। लेकिन मैंने उसकी तस्वीर देखी है। ये वो नहीं है, कोई और है। वही होगा। देखो, इसके चेहरे पर मास्क लगा है। ओह, सचमुच? पहले मैंने ध्यान ही नहीं दिया इस बात पर। तब तो जद्दू सा सच बोल रहा है। रवि मेनन की बेटी नीलोफर को तेरी असली सूरत देखनी ही होगी, और वो सूरत ही सच झूठ का फैसला कर देगी। क्योंकि चंद्रशीष को मैंने भी देखा हुआ है। नकाब उतरते ही और नीलोफर की शक्ल देखते ही सपेरा पल भर के लिए स्तब्ध रह गया। सड़ाक! और उसी पल में उसे जमीन सूंघनी पड़ गई। नीलोफर की स्टीली उंगलियां सपेरे के चेहरे पर कसने के लिए बढ़ी। ये तो सचमुच मास्क है। यानी तू किसी कारण से अपनी शक्ल छिपाना चाहता है, और वो कारण सिर्फ यही हो सकता है कि तू कातिल। ओह! मेरा मास्क हटाने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो पावर मेरे स्पीकरों को चलाती है उसी की बिजली मेरे मास्क में बिने स्टील के तारों में दौड़ती है। अब मैं तेरी कहानी खत्म करूंगा जद्दू सा। पर क्यों सपेरा, इसको क्यों मारना चाहते हो तुम? इसका जवाब मैं तुमको देना जरूरी नहीं समझता नागराज, पर तुमको चेतावनी जरूर देना चाहता हूँ। तुम एक बार मेरा रास्ता काट चुके हो, दोबारा मत काटना, वरना तीसरी बार काटने लायक नहीं बचोगे तुम। मैं इस कहानी का रहस्य ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया हूँ। कौन किसका दुश्मन है, किसने मारा रवि को, और तुम जद्दू शाह को क्यों मारना चाहते हो? क्या संबंध है जद्दू शाह का इन सब से? अब जब तक मैं सच जान नहीं लेता, तब तक मैं इस केस का इंचार्ज हूँ। बगैर मेरे कहे ना तो कोई किसी पर हाथ उठाएगा, और ना ही किसी का खून बहेगा। ताड़! मैं तुझे चेतावनी दे चुका हूँ नागराज। सपेरे से नाग को टकराना नहीं चाहिए, क्योंकि नाग सपेरे को एक बार तो काट सकता है, लेकिन दोबारा सपेरा उसके कांटे की जड़ी पहले से ही तैयार करके रखता है। मैंने भी एक नहीं, कई काट तैयार कर दी है। ले सुन और चीख। ओह, ये तीखी सीटी तो मेरे दिमाग को ऐसे मथ रही है जैसे मिल्क शेक को मिक्सी। हाथ कान पर रखने से ये ध्वनि रुक नहीं पा रही है। ये आवाज़ मेरे सारे स्नायु तंत्र को नष्ट कर देगी। इसको रोकने का एक ही तरीका है वे कि मैं अपने शरीर के सूक्ष्म सर्पों को आदेश देता हूं कि वे मेरी श्रवण नली को अवरुद्ध कर दे, ताकि आवाज़ मस्तिष्क तक पहुंच ही ना सके। ध्वनि को तो मैं अभी भी महसूस कर रहा हूं, पर अब इसमें मुझे बेचैन करने योग्य तीव्रता नहीं है। अब सबसे पहला काम इस सीटी को बंद करना है, और ये काम मेरे सर्प इसके मुंह में लगी नाली के छिद्रों को बंद करके आराम से कर सकते हैं। ओह, अच्छा बात है, तेरे सूक्ष्म सर्पों ने नलिका को बंद कर दिया है। तीखी ध्वनि निकलनी बंद हो गई है। इन यंत्रों में मैं बिजली दौड़ाकर भी तेरे सांपों को हटा नहीं सकता, क्योंकि ऐसा करने से मेरे यंत्र ही शॉर्ट सर्किट होकर खराब हो जाएंगे। पर चिंता की बात नहीं है, तेरे लिए मैं एक खास हथियार लाया हूँ, ये बिन। अब मैं असली सपेरा बन गया हूँ। इस खास बिन की खास धुन सुनकर तेरे पैर अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। पाइपों से होते हुए संगठित हवा बीन में से गुजरी, और संगीत लहरें हवा में तैरने लगी। ओह, सचमुच मैं इस धुन का प्रतिरोध नहीं कर पा रहा हूँ। ये मुझे मदहोश कर रही है। मेरे कान बंद होने के बावजूद इसके कंपन मेरे शरीर में स्पंदन पैदा कर रहे हैं। इनसे बचने का कोई तरीका नहीं है। देखिए मेरी शक्ति नागराज। अगर मैं इस धुन की तीव्रता को जरा सा और बढ़ा दूं, तो तेरे शरीर के सांप भी निकलकर बाहर नाचने लगेंगे। अब तू और कुछ नहीं कर पाएगा।
अब तेरी मौत का वक्त आ गया है जद्दू, और तेरा समय बर्बाद ना हो इसलिए मैं तेरे मरने और क्रियाकर्म का काम एक साथ ही कर देता हूँ। दीपक राग से। सपेरा की जादू भरी उंगलियां गिटार के तारों पर थिरकने लगी और दो अलग अलग धुनें स्पीकर एम्पलीफायर से होती हुई जद्दू शाह की तरफ लपकी, और रागों के इस सम्मिश्रण से पैदा हुई दीपक राग ने वायु की परतों के बीच एक ऐसा भीषण घर्षण पैदा कर दिया जिसने जद्दू शाह के शरीर को झुलसाना शुरू कर दिया। आह! मुझे क्यों जला रहे हो तुम? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? जानना चाहते हो? बताता हूँ, क्योंकि मैं भी तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। ले देख मेरी शक्ल, पहचान मुझे कमीने, देख तूने क्या हाल कर दिया है मेरा। रवि मेनन, आह! तुम जिंदा हो? मर गया रे? फिर वो लाश किसकी थी? वो लाश चंद्रशीष की थी। बेचारा, मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की पर बचा नहीं पाया। अब अगर तू जलने से बचना चाहता है तो मुझे ये बता कि जहाँ पर तूने मुझे फ़ोन करके बुलाया था वहाँ पर तेरे कहने पर चूहों से हमला मुझ पर किसने करवाया? हालांकि वो शख्स हमारे वहाँ पहुँचते ही भाग गया था, इसलिए वो ये देख नहीं पाया कि मैं वहाँ पर अकेला नहीं गया था, बल्कि दो लोग गए थे। पर मैंने भागते हुए उसकी एक झलक देखी थी। चूहे जैसी आकृति थी उसकी। कौन था वो? वो मूस था, पशु का आदमी। उसी के इशारे पर चूहे ने तुम पर हमला किया था। जहरीले चूहे का ट्रेनर है वो। आह! अब तो मुझे इस जलन से मुक्ति दिला दो, बचा लो मुझे। मुक्ति दिला दूंगा, जल्दी क्या है, थोड़ा और तड़प ले। अगर मैं तुझे इस हालत में छोड़ दूं तो तू जिंदगी भर इसी जलन में तड़पता रहेगा, पर मरेगा नहीं। लेकिन घबरा मत, मैं ऐसा करूंगा नहीं। पहले मैं उन कमीनों को मुक्ति दिलाऊंगा जिन्होंने चंद रुपयों के पीछे मेरा संगीत मुझसे छीन लिया, और फिर दिलवाऊंगा तुझे मुक्ति। अभी जरा और तड़प। बीन की धुन पर नाच रहा नागराज सारी बातें सुन रहा था। थोड़े रहस्य पर से तो पर्दे उठ गए, लेकिन कुछ अभी भी बाकी है। सपेरा यानी रवि मेनन किसी का खून करके अपराधी बनने जा रहा है। इसे रोकना होगा, पर कैसे? खैर, सपेरा के जाते ही बीन की धुन तो अपने आप बंद हो जाएगी। फिर मैं थिरकने से आज़ाद होकर इसके पीछे जा पाऊंगा। लेकिन सपेरा, ये खतरा पहले ही भाप चुका था। तेरे लिए मैं एक बिन एयर कंप्रेसर और स्पीकर के साथ यहीं छोड़े जा रहा हूँ। अब तू मेरे पीछे आना भूलकर तब तक नाचता रहेगा जब तक तू थक कर और गिर कर बेहोश नहीं हो जाता। नागराज को नाचता हुआ छोड़कर सपेरा वहां से तुरंत रफू चक्कर हो गया। उफ! सपेरा तो अपने एक बिन यहीं पर छोड़कर भाग गया। ये धुन मुझ पर इतना तेज असर कर रही है कि मैं इसके पास तक नहीं जा पा रहा हूँ, और इसके जूतों के नीचे दबा कर तोड़ दूँ। और यहाँ पर मेरी मदद करने वाला कोई भी नहीं है। नीलोफर बेहोश पड़ी है और जद्दू सा खंभे से बंधा अपनी ही तकलीफों से तड़प रहा है। इस बीन की तरंगे मेरे कान बंद होने के बावजूद भी मेरे शरीर से टकराकर कंपन पैदा कर रही है। अगर कोई ऐसा कवच होता जो इन तरंगों को मेरे शरीर तक पहुंचने से रोक सकता तो। अरे, ये बात अब तक मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? मेरे पास एक कवच तो है, मेरे सर्पों का कवच। अभी इनको आदेश देता हूँ कि ये मेरे शरीर से लिपटकर एक गद्देनुमा कवच बना ले, ताकि ये घातक बीन तरंगे उसी में सोख ली जाए। आदेश मिलते ही बीन की त्रियुधुन पर झूमते हुए नागराज के शरीर पर एक सर्प गद्दा बिनने लगे, और कुछ ही पलों में नागराज का शरीर सरसराते सर्पों से ढक चुका था। अब चैन पड़ा। अब तरंगे मेरे शरीर तक काफ़ी हल्की होकर आ रही है, और इतनी क्षीण तरंगे मेरी इच्छा शक्ति को दबा नहीं सकती। अब मेरा जूता होगा और उसके नीचे होगी ये बीन। तड़ तड़ाक! नागराज, वो सपेरा कहाँ गया? लगता है मैं बिजली के झटके से कुछ ज़्यादा देर तक ही बेहोश रह गई थी। हाँ नीलोफर, और अब तुम्हारे होश में आने का वक्त भी आ गया है। पूरे होश में आने का वक्त। जद्दू सा एक हत्या का सहयोगी तो अवश्य है, पर तुम्हारे पिता रवि मेनन की हत्या का नहीं। तुम्हारे पिता रवि मेनन जिंदा हैं, पर अब वो रवि मेनन नहीं, सपेरा बन गया है। जो लाश मैंने वीरान इमारत में देखी थी वो रवि के मित्र संगीतकार
चंद्रशीष की थी और उस हत्या का षड्यंत्र जद्दू शाह का ही रचा हुआ था। इसको अपने किए की सजा तो सपेरा खुद दे गया, पर अब वो हत्या का प्रयास करने वाले किसी मूस के पीछे गया है। हमको उसे रोकना होगा, वरना रवि हत्यारा बन जाएगा। इसमें तुम्हारी मदद की जरूरत भी पड़ सकती है। अब मूस का ठिकाना पता करना है और वो पता जद्दू सा बताएगा। बोल जद्दू, कहाँ रहता है वो मूस? वो लेन स्वाति नगर में मिलेगा। अब मुझे इस जलन से मुक्ति दिला दो। हम जाने से पहले एम्बुलेंस को फोन करते जाएंगे। वे तेरे साथ तेरे टूटे फूटे पहरेदारों को भी ले जाएंगे। उधर पशु परेशान था। ना जाने क्या बात है, घंटी पर घंटी बजे जा रही है, पर जदुए के यहाँ कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। सब मर गए हैं क्या? अधमरे हो चुके हैं। ये कौन बोला? मैंने बोला, सपेरा ने। कौन है रे तू? तेरी आवाज़ तो जैसे रेडियो से आ रही है। मैं तेरी मौत हूँ और तेरी भी मुँह से। तुम लोगों ने जो मुझे दिया है वो सूद समेत वापस करने आया हूँ। और रही मेरी आवाज़ की बात, तो इसलिए क्योंकि मेरे गले में वॉइस सिंथेसाइजर फिट है, और वो इसलिए क्योंकि तुमने अपने चूहों से मेरी आवाज़ ग्रंथियाँ नुचवा दी। संगीतकार के साथ साथ गायक बनने का मेरा सपना चूर चूर कर दिया और मेरे सबसे घनिष्ठ मित्र की जान ले ली, चंद्रशीष की। क्या अभी भी ये बताने की ज़रूरत है कि मैं रवि मेनन हूँ और सपेरा बनकर एक हाथ से लिया हुआ दोनों हाथ से वापस करने आया हूँ? पर तुम्हारी शक्ल तो, ये एक मास्क है। ओह, यानी जदुआ सही कह रहा था, तो बच गया। हमारा धंधा खराब करने के लिए मूस तो तेरा फुल और फाइनल हिसाब नहीं कर पाया, पर मैं कर देता हूँ। कुछ काम अपने हाथ से ही करने चाहिए। तो तुम मुझे गोली मारेगा? ले, मैं तेरे हाथ को ही इस लायक नहीं छोड़ूंगा कि तू ट्रिगर दबा सके। एक गूंज भरी टंकार पस्सू की तरफ लपकी। ढम, फटाक, और पिस्तौल से तुरंत ही निकली गोली के साथ साथ पिस्तौल की मैगजीन में भरी सारी गोलियां एक साथ फट पड़ी। इससे पहले कि पस्सू दर्द महसूस करके चिल्ला पाता, उसका हवा में उड़ता हुआ बेहोश बदन कांच तोड़ता हुआ पार जा गिरा। मैंने पहली बार अपनी शक्ल छिपाने के चक्कर में भागकर गलती की थी। तेरा फुल फाइनल और परमानेंट हिसाब नहीं हो पाया, पर इस बार मैं गलती नहीं दोहराऊंगा। स्विक, मूस के मुंह से एक अजीब आवाज़ निकली और एक दरवाज़ा ऐसे चरमराने लगा मानो उस पर अंदर से भयंकर दबाव पड़ रहा हो। लगभग 5 सेकंड बाद ही सपेरा को यह पता चल गया कि दरवाजे के पीछे का दबाव किस चीज़ का था। ची ची, चूहे, सैकड़ों हजारों चूहे। यानी तूने चूहे यहाँ पर भी जमा कर रखे हैं। लेकिन इस बार ये कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि इस बार मैं उनको जलाकर राख कर दूंगा। दीपक राग ने चूहों के रास्ते में आग की दीवार खड़ी कर दी। लेकिन चूहों को अपनी जान से ज्यादा मालिक के आदेश की परवाह थी। ये चूहे, ये तो आग की दीवार पार करके मुझ पर कूद रहे हैं। मेरे गिटार की लकड़ी को काट रहे हैं, मुझे काट रहे हैं। पिछली बार इनके भाई बंदों ने तेरे दोस्त के गोश्त का स्वाद चखा था। आज ये तेरा डिनर करके अपनी भूख मिटाएंगे, फुल, फाइनल और परमानेंट तरीके से। मैंने इन चूहों को अपनी नई शक्तियों के सामने बहुत कम करके आंका था, पर इनका हमला तो जबरदस्त है। ये तो मुझे नोचे डाल रहे हैं। कोई धुन या राग सोचने तक का मौका नहीं दे रहे हैं। देखा, मौत इंसान को उस जगह पर खींच लाती है जहां उसे मरना होता है। तो बच गया, भाग गया, लेकिन फिर वापस मरने के लिए मेरे पास ही आ गया। लेकिन जिसकी मौत ना आई हो, उसे बचाने के लिए भगवान किसी साधन को भी भेज देता है। नागराज, तेरे पास अगर हजारों चूहे हैं तो उनको खाने के लिए मेरे पास सैकड़ों हजारों ही नहीं बल्कि लाखों सर्प हैं। नागराज के शरीर से सर्प सेना की बाढ़ निकलकर चूहों की तरफ लपक पड़ी और उनको निगलने लगी। अब तुम्हारी बारी है मूस। अब अपने चूहे को वापस बुलवाओगे या उनको मेरे सांपों का भोजन बनवाओगे? मेरे पास बहुत चूहे हैं नागराज, तो अपने सांपों की खैर मना। अगर एक एक सांप पर 4-4 चूहे पिल पड़े तो तेरे सांप भी नहीं बच पाएंगे। तड़ाक! नागराज और मूस के आपस में उलझने से नीलोफर और रवि मेनन उर्फ सपेरा को एक दूसरे से मिलने का वक्त मिल गया। आप जिंदा हैं पापा?
पर यह बात आपने हम सबसे क्यों छिपाई? और जद्दूसा और पस्सू से आपकी दुश्मनी क्यों हो गई? शुरू से सुनोगी तो सब समझ जाओगी। तुमको याद होगा कि मैंने संगीत के माध्यम से फसलों के बढ़ने की रफ्तार बढ़ा दी थी और साथ ही साथ उनके अंदर कीड़ों मकोड़ों से बचने की प्रतिरोध शक्ति भी बढ़ा दी थी। इससे जद्दूसा और पस्सू के दिल में बेवजह का डर बैठ गया, क्योंकि एक खाद का डीलर और दूसरा कीटनाशक दवाइयों का। इनको ये डर हो गया कि इस इलाके में इनका माल बिकना ही बंद हो जाएगा और ये बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास इसी इलाके की डीलरशिप थी। ये सोचकर इन्होंने मुझको रास्ते से हटाने की ठान ली। इसके लिए तो पहले तो इन्होंने मुझसे मामूली जान पहचान की और फिर 2-3 मुलाकातों के बाद एक दिन जद्दूसा ने मुझे फ़ोन किया। मुझे बताया कि उसे अपनी एक इमारत की खुदाई से कुछ प्राचीन हस्तलेख मिले हैं जो संगीत से संबंधित लगते हैं। चाहता था कि मैं उनको एक नज़र देख लूं ताकि ये पता चल सके कि वास्तव में महत्वपूर्ण है या नहीं है। अच्छा, मैं थोड़ी देर में आपको फ़ोन करता हूँ, आप अपना नंबर मुझे दे दीजिए। मैंने जद्दूसा के कथन को गंभीरता से लिया। मुझे किसी षड्यंत्र का ख्याल तक नहीं आया। मैंने तुरंत चंद्रशीष को फ़ोन मिलाया। मैं उसे भी साथ चलने के लिए कहा, क्योंकि मैं उन कागजातों पर किसी दूसरे विशेषज्ञ संगीतकार की राय भी जानना चाहता था। फिर मैं और चंद्रशीष उस उजाड़ इमारत तक जा पहुँचे। वहां पर कोई भी नहीं था, पर बेसमेंट से कुछ खटखट की आवाज़ें आ रही थी। हम नीचे पहुंचे तो मैंने गलियारे के कोने से भागते हुए मूस की एक झलक देखी, पर इससे पहले कि मैं उसके पीछे जा पाता, इधर सुनो। हम पर कुछ छोटे छोटे सैकड़ों जीव कूद पड़े। ये वही चूहे थे जिनको मूस ने ट्रेड किया था। हमारे संभलने से पहले ही उन मांसाहारी चूहों ने हमको नोचना शुरू कर दिया। मुझे पहली चिंता चंद्रशीष की हुई, क्योंकि उसे मैं ही वहां बुला कर ले गया था। मैंने अपना कोट उतारकर उसे ढकने की कोशिश की, पर उस पर चूहे पहले से ही काफ़ी मात्रा में टूट चुके थे। मेरी भी हालत चंद्रशीष जैसी ही हो जाती अगर एन वक्त पर मेरी नज़र उस माउथ ऑर्गन पर ना पड़ जाती जो कोट की जेब से निकलकर जमीन पर गिर पड़ा था। मैं अपने थके फेफड़ों से जितनी असरदार धुन बजा सकता था वो मैंने बजाई। उससे चूहे भागे तो नहीं, पर उनका हमला थोड़ा धीमा ज़रूर हो गया। तब तक चूहे मेरा आधा मांस खा चुके थे। मैं चंद्रशीष की तरफ मुड़ा। चूहे उसका लगभग पूरा मांस खा चुके थे। उसके जिंदा बचे रहने का कोई सवाल ही नहीं था। मैं भी खून से तरबतर था। बड़ी मुश्किल से अपने होश संभाल कर मैं इमारत से बाहर निकला। मुझे होश नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा था, पर मेरा अचेतन मस्तिष्क मुझे सही जगह पर ले जा रहा था, डॉक्टर बंसल के पास। बंसल मेरी हालत देखकर चौंक उठा। उसने उसने तुरंत तुमको बुलाने के लिए फ़ोन उठाया, पर मैंने सर के नकारात्मक इशारे से उसे मना कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि अगले दिन से तुम्हारी कराटे चैंपियनशिप की प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम परेशान हो और तुम्हारी चैंपियनशिप जीतने में व्यवधान पैदा हो। सर हिलाकर मैं बेहोश हो गया, और जब मुझे होश आया तो मेरे गले पर पट्टियाँ बंधी थी। चूहों ने मेरी आवाज़ ग्रंथियाँ नोच डाली थी। गाना तो दूर, मैं बोल तक नहीं सकता था। चंद रुपयों के लिए मुझसे एक महान मौका छीन लिया गया था। मैंने बदले की ठान ली। ये काम अगर मैं पुलिस या कानून की मदद से करने की सोचता तो कभी ना कर पाता। वे हत्यारे कातिल सबूतों के अभाव में छूट निकलते और मेरा दिल सुलगता रह जाता। इसलिए दुनिया की नज़रों में रवि मेनन को मारकर मैं सपेरा बन गया। और इसमें मेरी सबसे बड़ी मदद की डॉक्टर बंसल ने। उसने मेरी वोकल कॉर्ड्स के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक वॉइस सिंथेसाइजर लगा दिए, मेरे लिए पावरफुल स्पीकरों का इंतजाम किया और बाकी सारी चीज़ें लगाकर मुझे सपेरा बना दिया। ये बात हमने तुमसे भी छिपाई, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि रवि मेनन के जिंदा होने की बात खुले और लोग तुमको एक कातिल की बेटी के नाम से पुकारे। इन सब कामों में लगभग 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन तब तक भी रवि मेनन की लाश किसी को भी नहीं मिली थी। इसलिए पहले तो रवि मेनन की लाश को दुनिया के सामने लाना बहुत ज़रूरी था और फिर बदले के अभियान पर निकलना था। इसके लिए जद्दूसा के यूरिया गोदाम को मैंने निशाना बनाया और फिर नागराज के जरिए अपनी लाश को दुनिया वालों के सामने ला दिया। बंसल ने भी मेरी लाश को पहचान कर सबका शक दूर कर दिया।
लेकिन जद्दूसा से सच उगलवाने के लिए मुझे अपना असली रूप उसे दिखाना ही पड़ा। और बदकिस्मती से नागराज ने भी ये बात सुन ली। पर जो हो गया सो हो गया। अब इस मूस को अपनी करनी का फल मिलना ही चाहिए। तुम इसे छोड़ दो नागराज। होश में आओ रवि, तुम एक संगीतकार हो, हत्यारे नहीं। इसे मारकर अपराध की दुनिया में मत जाओ। वहां से तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। हमेशा के लिए सपेरा बन जाओगे। अपना काम कानून के लिए छोड़ दो। कानून? कहाँ से लाऊंगा मैं सबूत? कहाँ से लाऊंगा चश्मदीद गवाह? मैं कानून का तमाशा देखता रह जाऊंगा और ये हत्यारे छूट जाएंगे। अपना बदला मैं खुद लूंगा। तुम हट जाओ। नहीं रवि, खून से अपने हाथ मत रंगो। नागराज ठीक कह रहा है पापा। आप ये काम नहीं करेंगे। ये काम मुझे करने दीजिए। अपना बदला मुझ पर छोड़ दीजिए। तड़ाक! तुम दोनों को बदले की बिजली की चमक ने अंधा कर दिया है। इन लोगों को सजा तो अवश्य मिलेगी, लेकिन वो कानून देगा, तुम लोग नहीं। अगर तुम्हारी तरह इंसान सोचने लगे तो हमारे समाज को एक आदिकालीन कबीला बनते देर नहीं लगेगी। धड़ाक! ये बदला नहीं, न्याय है नागराज। ऐसा न्याय जो इन जैसे वहसियों के साथ होना चाहिए। और अगर इस न्याय के बीच में तुम आए तो तुमको भी नीलोफर ऐसे ही तोड़ देगी जैसे कानून को तोड़ रही है। तड़ाक! मजाक करना छोड़ दो नीलोफर। शरीर से अधिकतर सर्प निकल जाने के कारण मैं अशक्त जरूर हो गया हूँ, पर इतना अशक्त भी नहीं कि मैं तुमसे भी ना निपट सकूं। आह! तुम ठीक कह रहे हो नागराज। मैं शायद तुमको हरा नहीं पाऊंगी। इसलिए मैं पापा का काम करूंगी और पापा मेरा काम। मैं मुझसे निपटूंगी और सपेरा तुमसे। मैं तुमको शुरू से ही इस गड़बड़ से दूर रखना चाहता था बेटी, पर अब लगता है कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अगर हम ये मौका चूक गए तो कभी अपने काम को अंजाम नहीं दे पाएंगे। तो मूस की सारी हड्डियां तोड़ डालो, मैं नागराज से निपटता हूँ। ये मेरी एक बीन से बचकर तो यहाँ तक ना जाने कैसे आ गया, लेकिन मेरी दूसरी बीन इसको यहाँ से बचकर जाने नहीं देगी। अगर चूहे मेरा गिटार ना काट गए होते और मेरे स्पीकरों को खराब ना कर जाते तो मैं इसका इससे भी बुरा हाल करता। सपेरा की दूसरी बीन में कंप्रेस्ड एयर बहने लगी और फिर वही मदमाती धुन हवा में तैरने लगी, जिससे नागराज बड़ी मुश्किल से बच पाया था। ओह, फिर वही धुन। इस बार तो मेरे शरीर में इतने सांप भी नहीं बचे हैं जो मेरे शरीर को ढककर सुरक्षा कवच बना सके। और जब तक मैं इससे छुटकारा पाने का कोई रास्ता सोच पाऊंगा, तब तक मूस और पशु अधमरे हो चुके होंगे। नागराज के सर्प अभी भी चूहे को समाप्त करने में व्यस्त थे, लेकिन उन पर भी बीन की स्वर लहरियों का असर हो रहा था। ओह, ये धुन रोक दो सपेरा, वरना ये चूहे मेरी सर्प सेना से बच जाएंगे और फिर तुम लोगों पर हम हमला कर बैठेंगे। तुम मुझे अपने जाल में नहीं फंसा सकता नागराज। चूहों की संख्या अब काफ़ी कम हो चुकी है। ये अब नुकसान पहुंचाएंगे भी तो थोड़ा सा, पर अगर मैंने बीन बंद कर दी तो मेरी योजना ही चकनाचूर हो जाएगी। ओह, इस बार मेरा शरीर बहुत जल्दी थकता जा रहा है, क्योंकि सर्पों के शरीर से निकल जाने के कारण मेरी शक्ति पहले ही छीन हो चुकी है। अपने सर्पों को आदेश देना ही पड़ेगा कि वे मेरे शरीर पर फिर से कवच बनाने की कोशिश करें। हालांकि ये काम मुश्किल तो होगा, क्योंकि बीन की धुन पर मैं भी थिरकने को मजबूर हूँ और मेरे सर्प भी। पर इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक रास्ता समझ में आता है, और वो रास्ता सटीक होने के साथ साथ मुझे अपने मकसद में जल्दी कामयाबी भी दिलवाएगा। नागराज अपने सर्पों को मानसिक संकेत भेजने लगा और चूहों से लड़ने के लिए कुछ जाबाज सर्पों को पीछे छोड़ बाकी सभी सर्प अलग अलग दिशा में सरसरा उठे और कमरे में हवा आने जाने के लिए मौजूद सभी दरारों और छिद्रों को अपने शरीर से भरने लगे। कुछ ही पलों में सरसराते सर्पों ने पूरे कमरे को सील बंद कर दिया। आह! सर्पों ने अपना काम पूरा कर दिया है। अब मुझे देखना है कि मेरा सोचा हुआ वार सही पड़ता है या नहीं। इन सारे सर्पों को एक गहरी सांस लेने का आदेश देता हूँ। नागराज का मानसिक आदेश सर्पों तक पहुँचते ही हजारों सर्पों ने एक साथ अपने मुंह में गहरी हवा खींची और कमरे में एक हल्का सा निर्वात उत्पन्न हो गया। सबकी सांसें गले में घुटने घुटने के साथ ही संगीत तरंगों में भी छिनता पैदा होने लगी। आह!
मैं फिर बीन की तरंगों से आज़ाद हो रहा हूँ। मेरा सोचना सही निकला। संगीत तरंगे ध्वनि तरंगे का ही रूप है और ध्वनि तरंगे बगैर किसी माध्यम के नहीं चल सकती। इस कमरे का माध्यम यानी हवा के विरल होते ही संगीत तरंगे भी छिन्न हो रही है। अब मुझे सिर्फ 10 सेकंड और लगेंगे इस संगीतमय कैद से आज़ाद होने में और इन सबको काबू में करने में। नागराज ने अपने द्वारा ही तय की गई समय अवधि में ही अपने लक्ष्य को पा लिया था। नागराज ने सपेरा को ही नचा दिया था और इस तरह से सपेरा का अरमान उसके दिल में ही रह गया। वैसे सच पूछो भारती तो मुझे सपेरा के साथ सहानुभूति है। उसने गलती की कि सिर्फ इतनी कि कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की। हर इंसान की बर्बादी के पीछे किसी दूसरे इंसान द्वारा बुनी गई परिस्थितियां ही होती है। नाग मेरा मतलब है राज, लेकिन फिर भी अपराध अपराध ही होता है। पर एक बात मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आज के बाद सपेरा के नंबर 1 दुश्मन जद्दू मुस या पस्सू नहीं होंगे, नागराज होगा। इसलिए उसको सावधान रहना होगा। भारती की जबान पर सरस्वती विराजमान थी। मैं असफल हो गया। मेरा सारा त्याग व्यर्थ हो गया और इसका कारण नागराज था। अब पहले मैं रास्ते के कांटे नागराज को हटाऊंगा और फिर हटाऊंगा रास्ते के रोड़े, और ये रोड़े हैं जद्दूसा, मूस और पस्सू। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। और आप कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना कि सपेरा जो है इसके आगे किसी भी कॉमिक्स में नज़र नहीं आया है, और आपको किसी कॉमिक्स में नज़र आया हो तो कमेंट में लिख करके ज़रूर से बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।